Good morning, students. I am Rota Singh, your English teacher. Dear students, in this video, we are going to read the fourth chapter from the diary of Annie Frank. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इस चैप्टर को थोड़ा समराइज़ करा दूं आपको। इस चैप्टर में जो एनी फ्रैंक इस राइटर है, उस राइटर ने, जो लड़की है, उसने अपने बारे में ये ऑटोबायोग्राफिकल नोट एक तरह से लिखा है और उसने अपनी डायरी के बारे में, जो डायरी में लिखा या उससे पहले जो उसके थॉट्स रहे हैं डायरी को लिखने के बारे में, उसने बताया। जो एनी फ्रैंक है वो जर्मन में पैदा हुई एक ज्यूइश गर्ल है और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जब नाजीज़ पावर में आए थे तो उस समय जो ज्यूइश थे उनको भागना पड़ा था या फिर छुपना पड़ा था। तो उस समय जो एनी फ्रैंक थी अपने परिवार के साथ छुप गई थी, मतलब उनके डर से उसको भी छुपना पड़ा था। और जब वो हिडन प्लेस पर थी तब उसने अपनी एक डायरी लिखी। लेकिन डायरी लिखने के बारे में वो थोड़ा सा बताती है कि जो मैंने डायरी लिखी है वो इसलिए नहीं कि मैं एक डायरी लिखना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक ऐसा फ्रेंड चाहती थी, ऐसी फ्रेंड मैं चाहती थी जिसको मैं अपने दिल की बात बता सकूं। तो उसने जो डायरी लिखी है उस डायरी को ही अपने एक फ्रेंड मानकर उसने अपनी सारी दिल की बातें लिखी हैं। वो ये भी मानती है कि मैं जो लिख रही हूँ, मीन्स 13 ईयर ओल्ड गर्ल थी जिस समय उसने ये लिखी, वो मानती है कि मैं जो 13 ईयर ओल्ड डायरी को लिख रही हूँ तो हो सकता है कि कोई इसको पढ़ने में इंटरेस्ट ना ले, लेकिन ये उसका अपना मन था कि मैं अपनी बातों को किसी के साथ शेयर करूं। इस पर्पज़ से उसने डायरी लिखी। अब उसने बताया कि इस तरह से अपने बारे में सारी चीज़ें बताई, अपने फैमिली बैकग्राउंड बताया है और उसने अपने स्कूल टाइम के बारे में, एक टीचर थे उसके मिस्टर कीसिंग जो मैथ पढ़ाते थे, उन्होंने एक पनिशमेंट दिया था टॉकिंग के ऊपर। वो बहुत ज़्यादा बात करती थी तो उस पर ऐसे लिखने के लिए दिया था, तो उसके बारे में भी उसने जिक्र किया है। तो इसको हम शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। बिफोर यू रीड, जो सबसे पहले टाइटल दे रखा है इसमें हम पढ़ेंगे एनीलीज मैरी, एनी फ्रैंक। एनीलीज मैरी मतलब उसी का एक नाम है, एनीलीज मैरी कहते हैं या फिर एनी फ्रैंक कहते हैं। 12 जून 1929, फरवरी मार्च 1945 उसका एक लाइफ स्पान दिया है कि कब वह पैदा हुई और कब तक उसका जीवन काल रहा। तो 12 जून 1929 को वो पैदा हुई थी और फरवरी या मार्च में किसी महीने में 1945 में वह एक्सपायर हुई थी। उसका जो डेथ हुई थी उसको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि वो हिडन प्लेस पर थी तब उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। वाज ए जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल, एक जर्मन में पैदा होने वाली ज्यूइश गर्ल, यहूदी लड़की थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड। जब वर्ल्ड वार सेकेंड यानी विश्व युद्ध सेकेंड में जर्मन ने नीदरलैंड में अपना ऑक्यूपेशन कर लिया था, मतलब उसको अपने होल्ड में ले लिया था, उस समय एम्स्टर्डम में अपने परिवार और 4 अन्य रिलेटिव्स के साथ छुपी हुई अवस्था में उसने ये डायरी लिखी थी। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। जब जर्मनी में नाजीज ने अपना पावर में आए थे उस समय उसके परिवार को एम्स्टर्डम में छुपना पड़ा था। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड। परंतु जब नाजीज का जो अधिकार था वो और ज़्यादा प्रसार हो गया, मतलब उसको और उन्होंने बढ़ा दिया और नीदरलैंड को भी उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया, तो तब वो उसमें बिल्कुल फंस गए थे। एज परसिक्यूशंस का मतलब एक तरह से अत्याचार। अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जैसे जैसे ज्यूइश पॉपुलेशन पर यानी यहूदियों पर जैसे जैसे अत्याचार बढ़े, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। जब नाजीज का अत्याचार यहूदियों पर और बढ़ता चला गया तो जुलाई 1942 में उनका परिवार, मतलब एनी फ्रैंक का परिवार, उनके पिता ऑटो फ्रैंक्स के ऑफिस में ही एक कमरे में हाइड हो गए थे, मीन्स वहाँ पर उन्होंने अपने आप को छुपा लिया था। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, और छुपे हुए अवस्था में 2 साल के बाद, द ग्रुप वाज बिट्रेड, ग्रुप को धोखा दिया गया, अर्थात किसी ने धोखा दे दिया, अर्थात धोखा दे दिया का मतलब किसी ने उनकी जानकारी दे दी। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप
सिस्टम, और जो कंसंट्रेशन कैंप बने हुए थे उनमें उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, और जब वहाँ पर उसकी जो सिस्टर थी उसकी मृत्यु के कुछ दिनों के बाद ही एनी फ्रैंक भी टाइफाइड से मर गई, अर्थात उसकी भी डेथ हो गई। जो उसकी सिस्टर थी उसका नाम था मार्गोट फ्रैंक। आगे, हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, और उनके ग्रुप में जो केवल अकेले एकमात्र बचने वाले व्यक्ति उनके पिता थे, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, वो एम्स्टर्डम को लौटे जब वो युद्ध समाप्त हो गया। यानी युद्ध के समाप्त होने पर उनमें से जो एकमात्र बचे थे, उनके पिता जीवित थे, वो एम्स्टर्डम को वापस आए। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और ये जानने के लिए कि जो उनकी लड़की एनी फ्रैंक है उसकी डायरी शायद वहाँ पर बची हो, उसको पता लगाने के लिए वहाँ पर आए। कन्विंस्ड दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, और वो ये जानते थे कि ये जो डायरी है वो एक यूनिक रिकॉर्ड है, बहुत अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। अब उन्होंने उस डायरी को एक टाइटल के अंतर्गत, टाइटल था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एक छोटी लड़की की डायरी के टाइटल के अंतर्गत उसको इंग्लिश में पब्लिश कराने का कार्य किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसमें के बारे में है। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। जो डायरी थी उसके 13 बर्थडे पर उसको एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में दी गई थी, और उसके बाद यानी 12 जून 1942 के बाद उसके जीवन की घटनाएं उसमें क्रमबद्ध तरीके से लिखी हुई थी, और कब तक, जब तक कि उसकी लास्ट एंट्री थी। लास्ट एंट्री क्या थी उस डायरी में, कौन सी डेट में थी, 1 अगस्त 1944 को। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। क्या था, ये जो डायरी थी इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी डच, जिसमें ये लिखी गई थी, उसके बाद इसको कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके प्रसारित या छापा गया, और ये सबसे ज़्यादा संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई थी। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, और इसके ऊपर कई सारी फिल्में भी बनी, टेलीविज़न के प्रोग्राम्स और थिएट्रिकल प्रोडक्शंस भी हुए, एंड इवन एन ओपेरा, और इस पर एक ओपेरा भी बनाया गया बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी पर आधारित। आगे, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। एक ऐसा माना जाता था कि जो वर्क था वो बहुत ही मैच्योर व्यक्ति ने, मैच्योर दिमाग ने लिखा है। मैच्योर दिमाग का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा परिपूर्ण हो चुका होता है, बहुत अच्छी नॉलेज उसको हो चुकी होती है, इंसाइटफुल माइंड है जिसके पास, ऐसे व्यक्ति के, ऐसा माना जाता था कि जो कार्य है, जो डायरी है, ये ऐसे दिमाग के द्वारा लिखा गया है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, और जो डायरी थी उस डायरी में नाजी ऑक्यूपेशन के दौरान, नाजी ऑक्यूपेशन का मतलब जिस समय नाजीज़ ने अपना अधिकार जमा लिया था, वो पावर में आए थे, उस समय जो डेली लाइफ थी, जो रोज़ाना की रोज़मर्रा का जीवन था, उसके बारे में एक क्लोज एग्जामिनेशन था, मतलब उसका निरीक्षण था कि उस समय डेली लाइफ, लोगों का जनजीवन कैसा था। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम्स, और जो एनी फ्रैंक थी वो उस समय की बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली और पॉपुलर, चर्चित शिकार बन चुकी थी। ऐसा माना जाता था कि सबसे ज़्यादा चर्चित शिकार नाजीज़ की वही हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एक्टिविटी दे रखा है, इसको हम थोड़ा छोड़ देंगे, और इसके बाद हम जहाँ से ये स्टोरी शुरू हुई है देखेंगे। ये दिया हुआ है, राइटिंग इन ए डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज। देखेंगे आप, यहाँ से दे रखा है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी।
डायरी में लिखना वास्तव में मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत अजीब अनुभव था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, केवल इसीलिए नहीं कि मैंने पहले कुछ चीज़ें नहीं लिखी थी, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन neither I nor everyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। जो एनी फ्रैंक है वो ये कहती है कि डायरी लिखना मेरी जैसी लड़की के लिए बहुत अजीब सा अनुभव था। वो केवल इसलिए नहीं था कि उसने पहले कभी कोई चीज़ें नहीं लिखी थी, बल्कि इसलिए भी था कि वो जानती थी कि बाद में मेरी इस डायरी को पढ़ने वाला या पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। यहाँ तक कि वो कहती है कि मैं भी शायद इसको पढ़ने में इंटरेस्ट ना लूँ, इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव नहीं था। ओ वेल, ओ ठीक है, इट डजेंट मैटर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, यानी इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है कि कोई इस किताब को डायरी को पढ़े या ना पढ़े। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना अच्छा लगता है इसलिए मैं लिखूंगी। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे अपने सीने में दफन कुछ चीज़ों को बाहर निकालने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। वो कहना चाहती है कि मेरे अंदर जो फीलिंग्स थी, मेरे अंदर जो भावनाएं थी, उनको मुझे किसी तरीके से बाहर निकालना था, इसलिए भी वो डायरी लिखना चाहती थी। नेक्स्ट, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। वो बोलती है कि जो पेपर है वो लोगों से ज़्यादा धैर्य रखता है, कि यानी अगर मैं अपने दिल की बात लोगों को बताने लगूं तो शायद वो इंटरेस्ट ना लें और सुन भी ना पाएँ, लेकिन जो पेपर है जिस पर मैं लिखूंगी, डायरी वाला पेपर, उसमें पेशेंस है, मैं जो भी लिखती रहूँगी वो धैर्यपूर्वक उसको सुनता रहेगा। आई थॉट ऑफ दिस सेविंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। दोबारा देखेंगे इस पूरी लाइन को। I thought of this saying on one of those days, मैंने इस कहावत को उन दिनों में सोचा जब आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, मैं को थोड़ा सा डिप्रेस्ड मीन्स परेशान महसूस करती थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और मैं एक दिन अपने घर में एक इस तरीके से बैठी थी जैसे अपने हाथों में अपनी ठोड़ी को लेकर बैठते हैं, मतलब जैसे एक उदास व्यक्ति बैठता है। बोर्ड, बिल्कुल बोर्ड, एंड लिस्टलेस, बेचैन, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, ये सोचते हुए कि मैं घर में रहूं या बाहर जाऊं। उस दिन मैंने ये प्रोवर्ब सोची। प्रोवर्ब का मतलब कहावत। कौन सी कहावत? जो सबसे पहले इसमें बोली है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कि जो पेपर है वो लोगों से अधिक धैर्य रखता है। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और अंत में मैं वहीं पर रुक गई जहाँ पर मैं थी, अर्थात मैं अंदर ही रुक गई। ब्रोडिंग, यस, ये सोचते हुए कि यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि पेपर अधिक पेशेंस रखते हैं। एंड सिंस, और क्योंकि आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज ए डायरी, और क्योंकि मैं इस गत्ते वाली नोटबुक जो कि डायरी के रूप में जानी जाती है, मैंने ऐसी कोई प्लान नहीं कर रही हूँ कि लोग इसे आगे चल के कभी पढ़ेंगे या कोई व्यक्ति इसको पढ़ेगा। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, मैं जब तक कि मैं इसको एक अच्छा दोस्त के रूप में नहीं पाऊँगी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, और संभवतः इससे कोई थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहना चाहती है कि मैं ये प्लानिंग नहीं कर रही थी कि कोई व्यक्ति मेरी डायरी को पढ़ेगा, मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि कोई एक मेरी दोस्त की तरह रहे, और कोई इसको पढ़े या ना पढ़े इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव ए फ्रेंड। अब वो बताती है कि चलो उस पॉइंट पर आते हैं जिस पॉइंट ने मुझे ये डायरी को सबसे प्रथम स्थान पर रखने के लिए मुझे प्रेरित किया, और वो बात क्या थी कि आई डोंट हैव ए फ्रेंड, कि मेरा कोई दोस्त नहीं था, ऐसा वो मानती है।
अभी और आगे फिर बोलती है, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इसको और अधिक स्पष्ट रूप से कर लेने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव दैट, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि ए 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड, कि 13 साल की लड़की एक संसार में पूरी तरह से अकेली होगी। एंड आई एम नॉट, और वास्तव में मैं अकेली थी भी नहीं या हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर, मेरे लविंग पेरेंट्स हैं और एक 16 साल की मेरी बड़ी बहन भी है। एंड देर आर अबाउट 13 पीपल, और लगभग 30 पीपल, और लगभग 30 लोग और हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट, प्यारी चाची है। एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर भी है। नो नो, ऑन द सरफेस, और केवल ये सतह पर हैं। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, और मैं पूरी तरह से प्रत्येक चीज़ रखना महसूस करती हूँ जैसे मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन मेरा एक अच्छा दोस्त नहीं है। मतलब एक अच्छे दोस्त के अलावा सारी चीज़ें मेरे पास हैं। वो कहती है दोस्त तो बहुत हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा दोस्त, एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, जब मैं दोस्तों के साथ होती थी तो मैं क्या सोचती थी, वो सिर्फ एक ही बात थी कि एक अच्छा समय हो। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, यानी मैं किसी और चीज़ों पर बात करना नहीं चाहती थी, बल्कि केवल जो डेली लाइफ थी, जो साधारण डेली लाइफ थी, दैनिक जीवन था, केवल उस पर ही मैं बात करना चाहती थी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम बहुत अधिक क्लोज होना महसूस नहीं करते थे। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम थी। मतलब माता पिता भी थे, बहन भी थी, और भी बहुत सारे कुछ रिलेटिव्स थे, आंटी भी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि सब लोग मेरे बहुत अधिक करीब नहीं हैं। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है कि ये मेरी गलती हो। दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करते थे, कि हो सकता है कि ये मेरी कोई गलती भी रही हो। इन एनी केस, किसी भी तरीके से, किसी भी मामले में, दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, ये चीज़ थी जो उस समय ऐसी थी। बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये बदलने वाली भी नहीं थी। ये ऐसी भी चीज़ें नहीं थी कि उस समय इनको बदल दिया जा सकता था। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसीलिए मैंने अपनी डायरी शुरू की। अब ये एनी फ्रैंक है जो ये बताती है कि वो डायरी क्यों लिखना चाहती थी। जैसे कि उसने बताया कि सारा परिवार उसका है, बहुत सारे दोस्त भी हैं, लेकिन एक बहुत ट्रू फ्रेंड जिससे वो अपने दिल की हर बात कह सके, ऐसा कोई नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मेरी अपनी कल्पनाओं में इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करने वाले दोस्त की इमेज को बढ़ाने के लिए, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, मैं इस डायरी में उन तथ्यों को लिखना नहीं चाहती इस तरीके से जिस तरीके से ज़्यादातर लोग अपनी डायरी में लिखना पसंद करते थे या लिखा करते थे। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, परंतु मैं चाहती हूँ कि जो मेरी डायरी है वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपनी इस दोस्त यानी इस डायरी को किटी नाम से बुलाने वाली हूँ, अर्थात मैं इसको जब भी संबोधित करूँगी किटी के नाम से इसको संबोधित करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट, सिंस नो वन वुड अंडरस्टूड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी। अब आगे फिर से वो बताती है कि किटी को जो भी मैं स्टोरीज बताऊंगी उनमें से कोई एक शब्द भी कोई व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं उन कहानियों को डायरेक्ट इसी तरीके से कह दूं तो। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, इसलिए वो कहती है कि मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण भी देना अधिक पसंद करूंगी। एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जिसको मैं बताना वैसे डिसलाइक करती हूँ, का मतलब मैं चाहती तो नहीं हूँ कि मैं अपने जीवन के बारे में कुछ बताऊँ, लेकिन फिर भी मैं पसंद करूँगी कि मैं उसको बताऊँ, क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं करती हूँ या मैं अपने जीवन के बारे में, परिवार के बारे में नहीं बताती हूँ तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति जरा सा भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, अब वो थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड पर थोड़ी सी नज़र डालती है, पूरा थोड़ा ब्रीफ देती है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, बोलती है माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव
एवर सीन, जो मैंने अब तक देखे हैं उनमें अब तक सबसे ज़्यादा प्रिय पिता। डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25, यानी मेरे पिता ने मेरी मदर से तब तक शादी नहीं की जब तक वो खुद 36 ईयर्स के नहीं थे, और वह स्वयं मतलब उनकी मदर यानी मेरी मदर, वो बोलती हैं कि मेरी मदर तब तक 25 की नहीं हो गई थी, तब तक उन्होंने शादी नहीं की। ये बताना चाहती है कि जब उन्होंने शादी की तो मेरे पिता 36 ईयर ओल्ड थे और मेरी मदर 25 की थी। ये लिखने का तरीका है। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बड़ी बहन जो मार्गोट, जो एनी फ्रैंक की बड़ी बहन थी मार्गोट, वह फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 को पैदा हुई। फिर आगे वो बताती है आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मैं 12 जून 1929 में पैदा हुई। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4 और मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही जब तक मैं 4 साल की ना हो गई। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 और मेरे पिता हॉलैंड में 1933 में चले गए थे, अर्थात वहाँ जाकर बस गए थे हॉलैंड में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर और जो मेरी मदर थी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो सेप्टेम्बर में हॉलैंड को गई थी उनके साथ। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू अचन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर और मैं और मेरी जो बड़ी सिस्टर मार्गोट थी वो दादी जी के पास रहने के लिए आचन चले गए थे। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर और उसके बाद मार्गोट को दिसंबर में हॉलैंड ले जाया गया। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी और मैं उसके बाद फेब्रुअरी में हॉलैंड पहुंची। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट और वहाँ पर मुझे मार्गोट के लिए एक तरह से ऐसे जैसे उसको खेलने के लिए बर्थडे गिफ्ट दिया हो, इस तरह से मुझे टेबल पर रखा गया। अर्थात वो क्योंकि छोटी थी तो उसको बड़ी बहन के लिए एक टॉय के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में उसके सामने रखा गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आई स्टार्टेड राइट अवे और मैंने तुरंत शुरू कर दिया। एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल और मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई अपनी शुरू कर दी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6 मैं उसी स्कूल में या वहीं पर रुकी जब तक मैं 6 साल की न हो गई। एट विच टाइम जिस समय पर आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिग्री, जो मैंने सबसे पहली श्रेणी में यानी फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट क्लास में मैंने शुरुआत की। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिस्ट्रेस कूप्रस और 6th फॉर्म का मतलब 6th क्लास में मेरी टीचर मिसेस कूप्रस थी। द हेड मिस्ट्रेस जो कि वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स और साल के अंत में हम दोनों ही रोए। वर बोथ इन टीयर्स का मतलब दोनों ही आंसुओं में थे, अर्थात दोनों ही रोए। एज वी सैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल जब मैंने उनको वहाँ पर हृदय विदारक विदाई दी तब हम दोनों ही, हमारी दोनों की आंखें गीली थीं। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल 1941 में कि गर्मी के सीज़न में मेरी दादी माँ बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन और उन्हें एक ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन और इसलिए मेरा जो बर्थडे था वो बिल्कुल ना कुछ सेलिब्रेशन के साथ गुजरा, यानी मेरे उस पर कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे। हाँ, ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942 और मेरी दादी माँ 1942 ईस्वी में मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर कोई नहीं जानता मैंने उनके बारे में कितनी बार सोचा होगा। एंड स्टिल लव हर और अब भी मैं उन्हें प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर और जो 1942 में मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था वो ये समझकर मनाया गया था कि वो पहले वाले को भी कवर अप करेगा, यानी पहले वाले को भी साथ साथ मनाएगा। एंड द ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट और अन्य कैंडल्स के साथ वहाँ पर ग्रैंड माँ की भी एक कैंडल रखी गई। नेक्स्ट आगे, द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। अब हम में से जो 4 हैं, हम में से 4 का मतलब है वो बताते हैं अपना परिवार।
उनका 4 व्यक्तियों का परिवार, वह है उसकी सिस्टर, उसके पेरेंट्स। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, और हम चारों ठीक ठाक हैं। डूइंग वेल का मतलब ठीक हैं। दैट ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और यह 20 जून 1942 के दिन में प्रेजेंट होता है, का मतलब ये दिन 20 जून 1942 को हमें लेकर आता है। एंड द सोलन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मेरी डायरी का एक गंभीर डेडिकेशन लेकर आता है। मतलब इस दिन पर जो है 20 जनवरी 1942 को हम चारों लोग ठीक ठाक हैं, और ये सारी चीज़ के हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक था। इसी चीज़ के लिए 1942 में मैंने अपना जो डेडिकेशन था डायरी के लिए उसको बरकरार रखा हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ से क्या है देखेंगे, यहाँ से उसकी अब जो डायरी का रियल पार्ट था वो अब शुरू होता है कि उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था। ये लिखा है, डियरेस्ट किटी। ऊपर आप देख रहे हैं इसमें भी स्क्रीन पर, सैटरडे 20 जून 1942, तो इसमें लिखती है डियरेस्ट किटी, मेरी सबसे प्रिय किटी। हु इज किटी? किटी इज द डायरी एज ए फ्रेंड। शी एड्रेसेस द डायरी एज ए फ्रेंड किटी। आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग। अब वो जो किटी है उसको अपनी एक क्लास के बारे में कुछ स्टोरी बताती है, मतलब उसमें लिखती है, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी क्लास कांप रही थी। क्वेकिंग इन इट्स बूट का मतलब जैसे टांग कांप रही हूँ, कांप रही थी, डर के मारे कांप रही थी। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form। फॉर्म फिर से आया, फॉर्म का मतलब यहाँ पर क्लास, एंड who will be kept back। क्लास के कांपने का कारण क्या था? वो ये था कि आने वाली एक मीटिंग थी, जिस मीटिंग में टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन कौन को या किस किस बच्चे को अगली क्लास में पास आउट किया जाएगा, और कुछ बच्चों और किन किन बच्चों को उसी क्लास में होल्ड किया जाएगा, रोका जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, और आधी क्लास तो शर्त लगा रही थी, जैसे GN एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली एट द 2 बॉयज़ बिहाइंड अस, और अपने पीछे बैठे हुए 2 लड़कों की मूर्खता पर मैं और GN हंस रहे थे। CN एंड जैक्विस, कौन कौन लड़के थे वो जो उनके पीछे बैठे थे? CN एंड जैक्विस। हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बैट, और उन लड़कों ने अपनी सारी जो हॉलीडे की बचत की थी, यानी जैसे पॉकेट मनी होता है उसकी जैसे सेविंग की थी, वो सारी उन्होंने शर्त पर लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, और सुबह से लेकर रात तक। इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। यानी सुबह से लेकर शाम तक उनमें यही चीज़ चल रही थी कि तुम तो पास हो जाओगे, तुम तो पास होने वाले हो। वो कहता नहीं नहीं मैं तो नहीं हो पाऊँगा, हाँ हाँ आप हो जाओगे, नहीं नहीं मैं पास नहीं हो पाऊँगा। मतलब जैसे बच्चों में होता है ना, जैसे रिजल्ट आ रहा हो और उस समय एक दूसरे को कहते हैं कि भाई तुम तो पास हो जाओगे, वो कहता है कि नहीं यार मैं तो पास नहीं हो पाऊँगा, मेरा तो ऐसे ही लग रहा है, ऐसे करके। तो ये चर्चा बच्चों में आपस में थी। इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेस, अब वो बताती है कि एक जी को एक संबोधित करती है कि जी की जो प्लीडिंग ग्लैंस थी, एक रिक्वेस्ट भरी जो दृष्टि थी वो, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरे गुस्से में फट जाना, यानी गुस्से से बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाना, ये बातें भी कैन नॉट काम दैम डाउन, ये बात भी उनको काम डाउन यानी शांत नहीं कर सकती थी। यानी बच्चों में जो बहस बनी हुई थी, उनसे यदि कुछ लोग प्रार्थना करते तो भी नहीं हो सकते थे, जैसे जी प्रार्थना करती तो भी नहीं चुप हो सकते थे, और यदि मैं गुस्सा करती तो भी वो चुप नहीं हो सकते थे। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछें तो, देयर आर सो मैनी डमीज़, डमी का मतलब, डमी आप समझते हैं जैसे कुछ इस तरह की चीज़ें जो केवल नमूने के रूप में रखी जाती हैं, तो कुछ बच्चों को वो डमी बोलती है। देयर आर सो मैनी डमीज़, बहुत सारे ऐसे मूर्ख बच्चे थे, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, और लगभग चौथाई क्लास, शुड बी केप्ट बैक, जिनको रोक देना चाहिए था, अर्थात जो पास नहीं हो सकते थे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ, परंतु टीचर्स, अध्यापक इस पृथ्वी पर सबसे ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ऐसा जो एनी फ्रैंक है वो मानती है, अपनी डायरी में लिखती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ रहे हैं। आगे, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ,
एनी फ्रैंक कहती है कि मैं अपने बारे में और अपनी जो सहेलियां थी उनके बारे में बहुत अधिक चिंतित नहीं हूँ। वी विल मेक इट, वी विल मेक इट का मतलब हम तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, केवल एक सब्जेक्ट जिसके बारे में मुझे पक्का विश्वास नहीं है, वो कौन सा है? इज़ मैथ्स, वो मैथमेटिक्स है। एनीवे, किसी तरीके से ऑल वी कैन डू इज़ वेट, फिर वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, और कुछ हम कर भी क्या सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? केवल इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट आएगा तभी कुछ कंफर्म होगा। अनटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट, और तब तक हम और क्या कह सकते हैं? केवल एक दूसरे को निराश ना होने की तसल्ली दे सकते हैं कि निराश ना हो, सब कुछ अच्छा होगा। जैसा कि बच्चे रिजल्ट के दौरान, रिजल्ट आता है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, उस समय एक दूसरे से बोलते हैं। आगे देखेंगे, आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, यानी सभी टीचर्स के साथ मेरा अच्छा व्यवहार था, सभी के साथ मेरी अच्छी टाइमिंग थी। देर आर 9 ऑफ देम, यानी वो सारे टीचर्स कितने थे? 9 टीचर्स थे, 7 मैन एंड 2 वुमेन। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ, जो मिस्टर कैसिंग थे, जो पुराने ओल्ड फैशन्ड का मतलब बिल्कुल पुराने ज़माने के तरह के थे, जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे। वाज एनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो बहुत लंबे समय से मुझसे एनॉयड थे। एनॉयड का मतलब मुझसे चिढ़ते थे, मुझसे थोड़ा सा खफा थे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारी चेतावनियों के बावजूद भी, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा वर्क दिया था कि भाई तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, तुम्हारे लिए ये, पहले उन्होंने चेतावनी दी कि बातें मत कीजिए, और उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा वर्क भी दिया। ठीक है, हाँ देखेंगे स्टूडेंट्स आगे। होमवर्क एन ईजी ऑन द सब्जेक्ट, सॉरी एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, और उन्होंने एक सब्जेक्ट पर मुझे एसे लिखने के लिए दिया था। सब्जेक्ट क्या था? ए चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, यानी एक चैटर बॉक्स पर आप क्या लिख सकते हैं? आईड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया कि मैं इस पर बाद में चिंता व्यक्त करूंगी या उस पर दुखी बाद में होंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने जॉट डाउन का मतलब नोट डाउन अर्थात लिखा, मैंने अपनी नोटबुक में वो टाइटल लिखा। टग्ड इट इन माई बैग, और उसको मैंने अपनी नोटबुक को अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और बिल्कुल शांत होने का मैंने प्रयास किया। आगे देखेंगे। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को जब मैंने अपना बाकी अन्य सभी होमवर्क पूरा कर लिया था, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आइज, उस नोट ने जिस पर वो एसे का वर्क लिखा था उसने मेरी आँखों को आकर्षित किया। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने उस सब्जेक्ट पर सोचना शुरू किया। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन की टिप को चबाते हुए मैंने उस टॉपिक पर सोचना शुरू किया। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी इधर उधर की बकवास लिख सकता था और शब्दों को बीच में बहुत सारा स्पेस छोड़कर कुछ भी लिख सकता था। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, परंतु इसमें ट्रिक ये थी कि जो बात करने की आवश्यकता थी उसको सिद्ध करने के लिए कुछ लॉजिकल तथ्य चाहिए थे। यानी वो चाहती थी कि जो बात करने की आवश्यकता है, जैसे मैं बात करती हूँ, उसको ये सिद्ध करूँ कि ये ज़रूरी चीज़ है, उसके लिए उसको कुछ लॉजिकल आर्गूमेंट्स चाहिए थे, इसलिए वह सोच रही थी। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मैंने सोचा और अचानक मुझे दिमाग में एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, मैंने वो 3 पेज लिखे जो असाइनमेंट मिस्टर कीसिंग ने मुझे दिए थे। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं बिल्कुल सेटिस्फाई थी। मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं सही तरीके से लिख चुकी हूँ। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रैट, मैंने आर्ग्यू किया, मैंने तर्क दिया कि जो टॉकिंग है वो स्टूडेंट्स का एक गुण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, यद्यपि मैं उसे कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। आगे, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ हैबिट, परंतु मैं इस हैबिट को पूरी तरह से नहीं सुधार सकती। सिंस
माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माँ कम से कम इतना बोलती है जितना मैं बोलती हूँ, यानी मेरी माँ भी बहुत बोलती है इसलिए मैं भी बोलती हूँ। इफ़ नो मोर नॉट मोर, यदि ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना ज़रूर बोलती है जितना मैं बोलती हूँ। एंड दैट, और कि देयर इज़ नो मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब है जो गुण विरासत में मिलते हैं, उन गुणों को सुधारने के लिए आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आगे क्या हुआ भी, जब ये राइटिंग उसने लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तब मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, और ये पढ़ने के बाद में जो मिस्टर कीसिंग थे वो बहुत ज़्यादा हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, परंतु जैसे ही मैंने अगले लेसन में अपने ही तरीके से बात करना जारी रखा तो क्या हुआ भी, पहले तो उन्होंने उसके नोट्स को देखा, वो हंस गए, थोड़ा खुश हो गए, चलो अच्छा, मतलब बहुत क्या लॉजिक दिया है लड़की ने, ऐसा करके उन्होंने उसको लाइटली लिया और उसको छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने अगले लेसन में भी फिर से बात करना जारी रखा तो क्या हुआ, ही असाइंड मी ए सेकेंड एस्से, तो उन्होंने मुझे दूसरा एक निबंध लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम आई वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार उन्होंने मुझे जो टॉपिक दिया था वो था एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसे सुधारा न जा सके। आई हैंडेड इट इन, और मैंने इसको भी लिख कर दे दिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और अब जब मैंने दूसरा इससे उन्हें लिख कर दे दिया तो मिस्टर कीसिंग अब मेरे बारे में कुछ कंप्लेन करने के लिए उनके पास नहीं था 2 लेसन तक। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, लेकिन फिर भी तीसरे लेसन के दौरान, ही वुड फाइनली हैड एनफ एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एंड आस्क। अब ये क्या है, ही हैड फाइनली हैड एनफ, यानी वो पर्याप्त हो चुके थे, बहुत कुछ रख चुके थे, अर्थात कह सकते हैं कि वो अब पूरी तरह से उनकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। और उन्होंने कहा एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास, क्लास में बात करने के लिए पनिशमेंट के रूप में राइट एन एस्से, आप एक एस्से लिखेंगे एनटाइटल्ड, और जिसका टाइटल था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। उन्होंने एक टाइटल दिया कि मिस्टर चैटर बॉक्स करती हैं क्वैक 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 क्वैक। अब उन्हीं पर उन्होंने, मतलब जो एनी फ्रैंक थी उसका एक मजाक बनाने के लिए कि शायद ये लड़की का मजाक बनाया जाएगा तब ये चुप हो जाएगी, बात करना बंद कर देगी, ऐसा इसलिए उन्होंने एक टाइटल देकर एक ऐसे लिखने के लिए कहा। लेकिन होता क्या है, फिर आगे देखते हैं उसने अपनी डायरी में आगे क्या लिखा है। द क्लास रोअर्ड, जब मिस्टर कीसिंग ने इस तरह से वो दिया तो जो पूरी क्लास थी वो रोअर्ड, रोअर्ड माने वैसे तो दहाड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर ठाका लगाकर हंस पड़ी, यानी सब लोगों ने शोर से हंस दिया, जोर से हंस दिया, मैं शोर मचा दिया। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, हालांकि चैटर बॉक्स पर लिखने के लिए, जो चैटर बॉक्स टॉपिक था उस पर लिखने के लिए मेरी जितनी भी कुशलताएं थीं या मेरे अंदर जितना भी टैलेंट था वो लगभग ख़त्म हो चुका था, यानी मैं 2 लाइन से पहले लिख चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, और ये अब कुछ और चीज़ लिखने का समय आ गया था। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल चीज़ें लिखना चाहती थी। माई फ्रेंड सैने हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में बहुत अच्छी है, उसने मुझे offered to help me write the essay from beginning to end in verse, उसने मुझे एक ऐसे को वर्स में मतलब एक कविता के रूप में लिखने के लिए सहायता ऑफर की कि भाई चलो मैं तुम्हारे लिए पोएम के रूप में लिख दूंगा या लिख दूंगी। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, और मिस्टर कीसिंग मेरे ऊपर एक जोक करना चाहते थे विद हिज रिडिकुलस सब्जेक्ट। अच्छा, इस रिडिकुलस का मतलब मजाकिया, हंसी उड़ाने वाला, मजाक उड़ाने वाले सब्जेक्ट के साथ वो मेरे ऊपर एक जोक कसना चाहते थे। बट आई हैड मेड श्योर द जोक वाज ऑन हिम, परंतु मैंने निश्चय कर लिया कि जोक उनके ऊपर ही होगा। नेक्स्ट, आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम ख़त्म की। एंड आई वॉज इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान, यह एक मदर डक और फादर स्वान के बारे में थी। विद 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 बच्चे थे। हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, जिनको पिता के द्वारा इतना पीटा गया था, इतना मारा गया कि उनकी मृत्यु हो गई, कि वो मर गए। बिकॉज, अब उनके पिता ने उन तीनों बच्चों को क्यों मारा था? बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, कि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। क्वैक करना का मतलब, जो बत्तख होती है उसके बोलने की आवाज़ को क्वैक क्वैक बोलते हैं, का मतलब बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, अर्थात बहुत ज़्यादा बोलते थे, इसलिए उनके पिता ने उनको
पीट पीट कर मार डाला था। लकीली और भाग्यवश पूर्ण रूप से मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, और मिस्टर कीसिंग ने इस जोक को बहुत सही तरीके से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने इस कविता को पूरी क्लास के लिए सुनाया। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने कुछ कमेंट्स भी जोड़े। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और कुछ अन्य क्लासों के लिए भी ये कविता उन्होंने सुनाई। सिंस देन, और तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से लेकर फिर उसके बाद मुझको बोलने की अनुमति भी दे दी गई। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कंट्री, और इसके विपरीत क्या हुआ? ऑन द कंट्री मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और मैंने यानी इसके बाद मिस्टर कीसिंग में भी एक परिवर्तन आया कि वो भी अक्सर जोक सुनाने लगे थे, अर्थात हर बातों को लाइटली लेने लगे थे। ऐसा मिस्टर कीसिंग में भी परिवर्तन आया। तो दैट वाज द डायरी रिटन बाय एनी फ्रैंक। Students, this is the end of the chapter, okay, and I hope that you have taken interest in its reading. Thank you very much. Have a great day.